हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी क्लियर करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पेज्ड एडमिशन एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग केसेस, साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट आंसर की 5 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, जो कि दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहा है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। केवल मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा बताए जाते हैं उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूजीसी एनसीटी और एआईसीटी के रिस्पेक्ट में था। क्वेश्चन क्या था रिगार्डिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं बता पाए, लेकिन टॉपिक ही इन्होंने बता दिया कि यूजीसी एनसीटी और एआईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मे भी हो सकता है इसके रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट पीरियड पूछा गया हो, तो मैंने यहाँ पर जो है कि पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। हो सकता है मैचिंग के लिए क्वेश्चन आया हो या फिर जो भी कुछ हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एआईसीटीई क्या है, तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ये है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये है किस लिए, तो नाम से ही पता चल रहा है टेक्निकल एजुकेशन, यानी इंडिया में जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, एआईसीटीई का है। यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर द एआईसीटीई एक्ट 1987। यानी कि ये एआईसीटीई एक्ट 1987 के रिगार्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है। तो हो सकता है मैचिंग पूछ ली हो। साथ ही साथ द काउंसलिंग इज ऑथराइज्ड टू टेक ऑल स्टेप्स दैट आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इंश्योरिंग कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड द काउंसिल में अमंग्स अदर थिंग्स, है ना। तो यहाँ पर जो भी इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को डिसाइड करना और उसके डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एआईसीटीई है। नेक्स्ट पूछा गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई क्या है। तो देखिए एनसीटीई इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। यानी एनसीटीई को एनसीटीई एक्ट 1993 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। यानी कि टीचर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना कंट्री में, और एंड फॉर रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि टीचर एजुकेशन सिस्टम का जो भी काम है वो सारा कौन देखता है, एनसीटीई देखेगा। अगर अगला बात करें यूजीसी क्या है, तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले ये एमएचआरडी था, अब देखिए क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, एमओई हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956। यानी कि यूजीसी को यूजीसी एक्ट 1956 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत अब आता है। इज चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। और इसका काम क्या है, हायर एजुकेशन को के मेंटेनेंस का काम है इंडिया में, और उसके बारे में देख रेख जो भी सारी चीज़ें हायर एजुकेशन से रिलेटेड, इसका काम कौन करता है, यूजीसी करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। कुछ प्रोफेशनल काउंसिल से हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में उसके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हों, तो ये मैंने यहाँ पर दे रखा है। देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई, एमसीआई का फुल फॉर्म मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आईकार का इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सारे फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, हो सकता है पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेशनल वाटर मिशन प्योर वाटर इंक्रीज टू विच परसेंटेज। यानी कि नेशनल वाटर मिशन का जो टारगेट रखा गया है, प्योर वाटर इंक्रीज टू विच परसेंटेज, वो कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 20%। ठीक है। यानी देखिए क्या है, इट हैज़ अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी बाई 20%, द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स फॉर अ बेटर आउटकम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम वाया द मनरेगा रूट विद पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेड वाटर ब्लॉक्स, सेंट्रल थीम ऑफ द मिशन। यानी कि सेंट्रल थीम क्या है इस मिशन की, 20% जो है प्योर वाटर इंक्रीज करना। आगे अगर हम बात करें एनएपीसीसी से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, यानी एनएपीसीसी सबका फुल फॉर्म क्या है अगर हम बात करें, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 2008 में।
यानी कि देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो NAPCC का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये कब लॉन्च किया गया? 2008 में लॉन्च किया गया। किसकी अध्यक्षता में? प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसका काम क्या था? टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग 8 गोल इसमें डिसाइड किए गए थे, उसको उसमें 8 लक्ष्य को पाने के लिए इस प्लान को जो है लॉन्च किया गया था। द एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2008 विद 8 सबमिशंस। देखिए इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कितने सबमिशन है NAPCC में, तो 8 सबमिशन है। ठीक है, द प्लान एम्स टू फुलफिलिंग इंडियाज डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव विद फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। यानी कि इंडिया जो भी एमिशंस कर रहा है हार्मफुल, उसको रिड्यूस करना और उसके इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर बनाना। ठीक है, द प्लान विल रिलाई ऑन द सपोर्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज विद द प्राइम फोकस ऑफ कीपिंग इट्स कार्बन एमिशन बिलो द डेवलप्ड इकोनॉमीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि वही देखिए बात हुई, कार्बन एमिशंस को क्या करना था? रिड्यूस करना था। इसका मेन एम इसका है, सबसे ज़्यादा मेन एम ये है। द 8 मिशन अंडर NAPCC आर एज फॉलोज। अब 8 मिशंस हैं क्या क्या, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें NAPCC में जो 8 मिशंस डिसाइड किए गए थे, फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, फिर है सोलर मिशन का मतलब क्या है? सोलर से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। अगला है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए नेक्स्ट गोल था इसका एनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी। फिर है ग्रीन इंडिया मिशन, फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, फिर है सस्टेनेबल हैबिटेट, फिर है आपका नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, और लास्ट है नेशनल वाटर मिशन। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर इसका पूरी चार्ट भी दे रखा है। नेशनल सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेट करना 2020 तक। ठीक है, आगे बात करें तो नेशनल मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग बाई 2020, यानी कि 10,000 मेगावाट सेव करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ अफॉरेस्ट्रेशन ओवर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स बाय द एंड ऑफ 12th प्लान। यानी 12th प्लान के एंड होते होते 6 मिलियन हेक्टेयर जो है अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब पेड़ों को लगा दिया जाए, पेड़ पौधों को लगा दिया जाए, मतलब हरियाली को बढ़ाना। इसी तरीके से ये सारे गोल्स थे, तो इसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट आर बिटमैप ग्राफिक्स, यानी बिटमैप ग्राफिक्स क्या होता है, बिटमैप क्या होता है? तो बिटमैप ग्राफिक इज ऑल्सो नोन एज रास्टर ग्राफिक, इसे हम क्या कहते हैं? रास्टर ग्राफिक के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? अब बिटमैप ग्राफिक इज कम्पोज्ड ऑफ टीनी स्क्वायर्स कॉल्ड पिक्सल्स। तो बिटमैप ग्राफिक किससे बनते हैं? टीनी स्क्वायर होते हैं स्क्रीन पर, टीनी छोटे स्क्वायर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं। तो जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो पिक्सल्स ही होती है, पिक्सल के फॉर्म में होती है, टीनी स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी से इमेज फॉर्म होती है। तो कभी कभी देखिए DPI भी बोलते हैं, डॉट्स पर इंच जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो इट इज़ पॉसिबल टू एडिट ईच इंडिविजुअल पिक्सल्स। आगे क्या है? द कंप्यूटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर वैल्यू ऑफ एवरी पिक्सल इन द इमेज, दिस कैन मीन अ लार्ज फाइल साइज। नेक्स्ट है आपका रिसाइजिंग अ बिटमैप ग्राफिक कॉजेज इट पिक्सलेट एंड लॉस क्वालिटी। आगे क्या है देखिए, अ बिटमैप ऑल्सो कॉल्ड रास्टर ग्राफिक इज क्रिएटेड फ्रॉम रोज डिफरेंट कलर्ड पिक्सल्स दैट टुगेदर फॉर्म एन इमेज। यानी इमेज किससे फॉर्म होती है? बिटमैप ग्राफिक से फॉर्म होती है, इसे रास्टर नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? जो आपकी GIF इमेजेस होती हैं, JPEG इमेजेस, PNG, TIFF, XBM, BMP एंड PCX, ये सारी जो हैं बिटमैप ग्राफिक्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है ICT से रिलेटेड अबाउट CC एंड BCC इन ईमेल। तो देखिए CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ईमेल में इसका यूज़ क्या होता है? तो CC क्या है देखिए, अ फील्ड इन Gmail दैट मेक्स द रेसिपिएंट्स सी द अदर रेसिपिएंट्स हु रिसीव द ईमेल। यानी कि आप जिसे मेल भेज रहे हैं, यानी सेंडर जिसे मेल भेज रहा है, वो रेसिपिएंट्स का ईमेल देख सकता है, उसे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन BCC में क्या है? BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये बल्क में कई लोगों के पास भेजा जाता है। और अगर सेंडर चाहता है कि रिसीवर उस रिसिपेंट्स के मैसेज ईमेल को ना देख पाए, ईमेल एड्रेस को, तो वो क्या करता है? सारे ईमेल एड्रेस को BCC कैटेगरी में डालता है। देखिए क्या है, अ फील्ड इन Gmail दैट मेक्स द रिसिपेंट्स इनविजिबल टू अदर रिसिपेंट्स ऑफ द ईमेल। यानी कि ये भेजने वाले का ईमेल ID जो पाएगा उसमें नहीं दिखाई देता है एड्रेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कार्बन कॉपी, इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
CC क्या है, अलाउज अ रिसिपेंट टू नो टू होम अ कॉपी ऑफ एन ईमेल हैज़ बीन सेंट। देखिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, जो भी मैसेज ईमेल रिसीव कर रहा है वो ये देख सकता है कि ये ईमेल और किस किस को भेजा गया है। लेकिन BCC में क्या है, प्रिवेंट्स द रिसिपेंट फ्रॉम गेटिंग टू नो टू होम अ कॉपी ऑफ ईमेल हैज़ बीन सेंट। BCC में क्या है, रिसीवर के पास ईमेल तो आ जाएगा लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि ये ईमेल और किस किस रिसिपेंट्स को भेजा गया है और किसे किसे उस ईमेल को भेजा गया है। केवल CC और BCC में यही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जैसे मान के चलिए 5 क्वेश्चन होते हैं तो 5 में से कभी कभी 2 इजी और 3 टफ आ जाते हैं, 3 कभी 3 इजी 2 टफ आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये रेशियो चलता रहता है। तो RC क्या है, RC स्टूडेंट्स बता रहे थे कि 3 क्वेश्चन सर ईजी आए थे, बाकी 2 टफ थे तो नहीं कर पाए। और अगर DI की बात करें, DI में भी यही हाल था, 3 क्वेश्चंस जो हैं लगभग ईजी टाइप के थे और उसके बाद के क्वेश्चन टफ थे। तो ये पैटर्न ही होता है NTA का कि 1-2 क्वेश्चन वो टफ डालते ही हैं ताकि करने में मुश्किल हो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैथमेटिक्स से, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम ₹926.10। यानी कि कितने सालों में सम ऑफ ₹800 ₹800 10% पर एनम कंपाउंडेड, यानी 10% की दर से जो है अगर उसे सेमी एनुअली जमा किया जा रहा है तो अमाउंट 926.10 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है अमाउंट का, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू पी क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, 1 + R/100। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है। एन क्या है आपका, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट अप्लाइड पर टाइम पीरियड, और उसके बाद का होल टू द पावर n/t, ठीक है। एन यहाँ पर बता दिया। टी क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इलेप्स्ड। टाइम मतलब यहाँ पर सेमी एनुअली है तो सेमी एनुअली का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमी ईयर होते हैं, ठीक है। 1 सेमी ईयर इक्वल टू 6 मंथ, तो 1 ईयर में 12 मंथ, तो 6 मंथ 1 सेमी ईयर में तो 6 × 2 = 12, यानी 1 ईयर में 2 सेमी ईयर होंगे। तो यहाँ पर टी इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, A = P + 1 + R/100 टू द पावर 2n। तो हमें n यहाँ पर फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर टाइम पूछा गया है। और ए क्या है, अमाउंट 926 रुपये 10 पैसा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपीज़ है। 1 + R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दे रखा है और 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ 100 होगा और एन क्या है, एन आपको फाइंड करना है और 2 सेमी एनुअल है तो यहाँ पर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + R/100 और ये 800 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। जब हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कटपिट करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा 3/2, यानी 1/2 ईयर्स आएगा आंसर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है 1/2 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फैलिसी क्या है। तो देखिए फैलिसीज से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो फैलिसीज की बात करें तो फैलिसीज क्या है, फैलिसी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब फैलिसी इज अ मिस्टेक इन आर्ग्यूमेंट। फैलिसी क्या है, आर्ग्यूमेंट में एक एरर है, मिस्टेक है। अ फैलिसी इज अ मिस्टेक इन रीजनिंग में एक एरर है। अ फैलिसी हैज़ बीन कमिटेड व्हेन अ प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन ऑफर्ड बट इट फेल्स टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट और करेक्ट इंटरफेरेंस। तो देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि फैलिसी क्या होता है, तो फैलिसी क्या है, फैलिसी एक तरीके का युक्ति दोष है, अशुद्धता है ना। ये तर्क की चाल के कारण भी हो सकती है और बाई चांस भी हो सकता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात और निष्कर्ष को, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात व निष्कर्ष को सही सिद्ध करने के लिए क्या है, जानबूझकर मिथ्या हेतु का सहारा लेता है, जानबूझ के फॉल्स स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का सहारा लेता है, फॉल्स आर्ग्यूमेंट का सहारा लेता है। तो इससे क्या है कि इसे हम लोग फैलेसी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब उसमें क्या है, एक दोष आ जाता है। तो इसमें
ऐसे ऐसे समय में क्या है कि हमें मिथ्या ज्ञान होना ज़रूरी है, वो इसलिए कि तर्क को हम मिथ्या रहित बना सकें, और इसलिए भी कि अपनी तर्क इसलिए भी जानना जरूरी है कि तर्क को या मिथ्या बोलने वाले को तर्कपूर्ण बात कहने के लिए विवश भी किया जा सके। यानी कि अगर आपका ये जो फैलेसी है ये दुर्घटनावश होता है, बाई चांस होता है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एरर कह देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी बात को सच साबित करने के लिए जानबूझ के गलत बात को इंट्रोड्यूस करता है अपने आर्गूमेंट में, तो हम इसे फैलेसी कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, फैलेसी कहते हैं। तो फैलेसी और एरर में इतना ही डिफरेंस है कि अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे एरर कहेंगे, और जानबूझ के कोई गलती की जा रही है, कोई एरर डाला जा रहा है, तो उसे हम फैलेसी कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई वक्ता या लेखक अपने दर्शकों को धोखा देने के लिए कोई हेरफेर करने के लिए इसका उपयोग करता है, तो यह तर्क की एक चाल होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज MDG 8th गोल, यानी MDG का मिलेनियम डेवलपमेंट का 8वां गोल क्या है, गोल नंबर 8 क्या है। तो ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर गोल नंबर 8 है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। गोल नंबर 8 क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो देखिए MDG SDG से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कभी गोल के नाम पे पूछ लिया जा रहा है, कभी MDG कब आया था, कैसे आया था। तो इसके लिए क्या है कि आप अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम बात करें, नंबर 1 गोल है इसका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि भूख को ख़त्म करना। दूसरा गोल है इसका शिक्षा के लिए प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तीसरा गोल है आपका प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी एम्पावरमेंट, एम्पावर वुमेन। चौथा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, और पांचवा है मैटरनल हेल्थ। छठा है आपका कॉम्बेट HIV एड्स, और सातवां है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये कब आया था, तो MDG वर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल for the year 2015 that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000, यानी कि 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक मिलेनियम समिट हुई थी, जिसमें 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। उन 8 लक्ष्यों को कब तक पाना था, 2015 तक टारगेट रखा गया था, 2015 तक इन 8 लक्ष्यों को पाना था। तो उसके लिए जो समिट हुआ था उसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है। और देखिए क्या है, दीज वर बेस्ड ऑन द OECD DAC इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स एग्री बाय द डेवलपमेंट मिनिस्टर इन द शेपिंग द 21st सेंचुरी स्ट्रेटेजी। और 8 गोल यानी 2015 आने के बाद MDG जो है समाप्त हो गया, और इसका जस्ट सक्सेसर आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 लक्ष्यों को डिसाइड कर दिया गया है। तो MDG के 8 लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, ये मैंने बता ही दिया। उसके जस्ट बाद इसका सक्सेसर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कमिटीज़। तो नेक्स्ट पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे एजुकेशन कमीशन, इसे हम लोग हंटर आयोग भी कहते हैं, 1882, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, यानी सेडलर आयोग भी कहते हैं इसे, हार्टोग कमेटी 1929, सप्रू कमेटी 34, 36, एबर्ट वुड रिपोर्ट 36, जाकिर हुसैन कमेटी 37, सार्जेंट रिपोर्ट 1944, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52। इस तरीके से क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरपर्सन पूछे जा रहे हैं, डॉक्टर सैम्पे त्रोदा जी हैं। कोठारी कमीशन कब आया था, 1964 में आया था। इस तरीके से यहाँ पे BG खेर कमेटी 1939। ये सारे जो है कि मैंने आपके स्क्रीन पर डाल रखा है इसको, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर भी ये PDF पड़ा हुआ है, तो इसे आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हु इज़ द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन होता है। तो ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो होते हैं विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड हैज़ द पावर टू अपॉइंट द VC। और इनके पास क्या पावर होती है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट सम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोर्ट, सिलेक्शन कमिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द वेरियस स्टैट्यूट्स एंड प्रोविजन लेड डाउन इन द यूनिवर्सिटी एक्ट। यानी कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती हैं कि वो इन सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकता है, VCs को सेलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सके नेक्स्ट पेपर में कि स्टेट यूनिवर्सिटी
का विजिटर कौन होता है? तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एक्ट एज द विजिटर फॉर ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। यानी कि इसके भी वही शक्तियाँ होती हैं, वाइस चांसलर, कोर्ट, नॉमिनीज़ एंड सिलेक्शन कमिटीज़, नॉमिनीज़ इन सारे को सेलेक्ट करना, सिलेक्शन करना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे 5 दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैरियर्स ऑन कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को याद होंगे तो ज़रूर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। साथ साथ ये बताना चाहता हूँ आपको, जब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं सीरियल वाइज, तो आप यहाँ से जाकर सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रिसेंटली एडेड यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस, जो इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं वो, न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। साथ ही साथ बात करें यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंटेंट के साथ। कॉमन टॉपिक्स हैं, ईवीएस का टॉपिक है। साथ ही साथ बात करें नेट एजुकेशन, नेट साइकोलॉजी, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई। तो एक बार ज़रूर इस चैनल पर विजिट करिए, सारे कंटेंट आपको बहुत पसंद आए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।